हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी टॉपिक में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आप एग्जाम में अच्छा कर पाएं, इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी एक दायित्व है कि हमें मोटिवेशन प्रदान करने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें, जिससे हमें मनोबल मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस आपका दिया गया है, इसमें आपको लिखा है यूज ऑफ इंटरनेट इन टीचिंग। यूज ऑफ इंटरनेट इन टीचिंग आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टीचिंग, देन ट्रेनिंग एंड लर्निंग। इसमें इंटरनेट का प्रयोग आपको बताया जाएगा। हाउ टू यूज इंटरनेट इंटरनेट ईमेल एप्लीकेशन। ईमेल का हम किस प्रकार से ईमेल बनाते हैं, किस प्रकार से ईमेल भेजते हैं, इन सब सारी विषयों की चर्चा करेंगे। देन फैक्स क्या है, फैक्स की भी हम चर्चा करेंगे। देन CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग, CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन की भी हम चर्चा करेंगे। देन यूज एप्लीकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर की भी चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो यूज ऑफ कंप्यूटर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर की चर्चा हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। तो ये है हमारा सिलेबस। अब सिलेबस की शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है क्या? तो बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ICT। क्या है? ICT। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ICT के नाम से भी जानते हैं। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका जो बना हुआ है वो आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड आपका क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन अगर हम सेकेंड वर्ड की बात करें तो सेकेंड वर्ड ये मिलकर बना हुआ है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे मिलकर बना हुआ है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्टिंग द डाटा। देन नेक्स्ट वर्क क्या होता है? प्रोसेसिंग। देन मैनिपुलेटिंग कामा स्टोरिंग एंड प्रोटेक्टिंग डाटा। प्रोटेक्शन डाटा, डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिंग द डाटा। तो ये बेसिकली वर्क होता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। बट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किया क्या जाता है? इसका उपयोग, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग यूज फॉर टेली कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग में करते हैं। देन आपका एंड फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, फॉर ट्रांसमिटिंग
इंफॉर्मेशन थ्रू वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क। तो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करना किसके थ्रू, या तो आप वायर्ड नेटवर्क के माध्यम से या वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से। वायर्ड मतलब जैसे टेलीफोन हो गया, ठीक है। अब वायरलेस में अगर बात करेंगे तो आपका क्या हो गया, मोबाइल फोन हो गया। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वर्ड आपका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सेकंड वर्ड आपका क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का में क्या होता है, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, मैनिपुलेटिंग, स्टोरिंग एंड प्रोटेक्टिंग डाटा। बट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग एंड फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क। तो इसमें हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली अगर हम कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की परिभाषा लिखना चाहें तो देखिए परिभाषा आपकी क्या होगी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो विभिन्न संप्रेषण माध्यमों, कम्युनिकेशन का मतलब संचार माध्यम या संप्रेषण माध्यम, तो विभिन्न संप्रेषण माध्यमों के द्वारा, विभिन्न संप्रेषण माध्यमों के द्वारा सूचना को प्रभावी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। प्रभावी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो इसमें हम ये करते हैं। आज आप लोग देखते हैं कि कोरोना जैसे विकट परिस्थिति चल रही है और इसमें हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्या कर रहे हैं, टीचर आपको टीच कर रहा है और आप लोग लर्निंग कर रहे हैं। तो ये किसके माध्यम से संभव हो पाया है, तो ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो पाया है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि विभिन्न संप्रेषण माध्यमों के द्वारा सूचना का प्रभावी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना और उसका भंडारण करना। ठीक है, आज जो क्लास जूम ऐप पर या गूगल मीट के माध्यम से, माइक्रोसॉफ्ट की टीम के माध्यम से ली जाती है, तो उसकी क्या होती है, बच्चा भी रिकॉर्डिंग कर सकता है और टीचर भी रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो दूसरे स्थान तक पहुंचाना और उसका भंडारण करना या स्टोरेज करना। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या। अब हम बात करते हैं इसके विकास की, किस प्रकार से शिक्षा में आया। तो बेसिकली अगर हम पहले के शिक्षा काल की बात करें तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में गुरु लोग अपने जो विद्यार्थी होते थे उनको मौखिक रूप से वाचन करते थे और विद्यार्थी लोग उसको सुनते थे। तो जो शिक्षण का एक माध्यम था केवल मौखिक माध्यम ही था। ओरली गुरु जी बोलते थे और बच्चा ओरली सुनता था, बट वहां पर कोई अन्य मीडियम नहीं था। तो इस दशा में गुरुजी केवल कुछ सीमित बच्चों को ही क्या कर सकते थे, शिक्षा प्रदान कर सकते थे। उनकी भी क्या थी, एक लिमिटेशंस थी। उसके बाद क्या हुआ, पेन का आविष्कार हुआ, कागज का आविष्कार हुआ। अब टीचर्स क्या करते थे कि टीचर नोट्स लिख के क्या कर सकते थे, टीचर के बच्चों के पास क्या कर सकते थे, पहुंचा सकते थे। तो पेन और कागज के आविष्कार के कारण क्या हुआ, शिक्षा के जगत में थोड़ा सा क्रांति आई, शिक्षा देना और अच्छा बन गया। लेकिन नोट्स बनाना भी, टीचर को हाथ से लिखना, उसकी भी क्या है, एक लिमिटेशन है। भाई कितनी प्रति आप तैयार करेंगे, आप कितनी कॉपी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉपी तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसमें भी क्या थी, लिमिटेशंस थी। लेकिन आईसीटी का जो शुरुआत होना स्टार्ट हुआ है, जो ये प्रभावी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम सूचना पहुंचा रहे हैं, तो इसकी शुरुआत बेसिकली 1438 से होती है। किससे, 1438 से। 1438 में जर्मनी के गुटेनबर्ग में,
कहां पर? जर्मनी के गुटेनबर्ग में छापे खाने का आविष्कार होता है। आप लोगों ने क्रांतियों में पढ़ा होगा छापे खाने का आविष्कार। तो गुटेनबर्ग में क्या होता है? छापे खाने का या प्रिंटिंग मशीन का क्या होता है? आविष्कार होता है। प्रिंटिंग मशीन का क्या होता है? आविष्कार होता है। अब देखिए, प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार हो जाने से क्या हुआ कि अब नोट्स को, जो टीचर के नोट्स हैं या उनकी जो पुस्तकें हैं, उसको क्या किया जा सकता है? छाप के कई प्रतियां क्या की जाती हैं? उसकी तैयार की जा सकती हैं। तो आईसीटी की जो शुरुआत होती है वो यहीं से मानी जाती है। 1438 में जर्मनी के गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार होता है, और प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार होने से अब हम क्या कर सकते थे? अपने नोट्स की, अपने बुक्स की विभिन्न प्रतियां बनाकर छात्रों को प्रोवाइड कर सकते थे। बुकें आई, ठीक है, क्या कहते हैं, पत्रिकाओं के माध्यम से, अन्य विभिन्न विभिन्न माध्यमों से छापे खाने का आविष्कार हो जाने के, प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार हो जाने के, हम नोट्स की कई प्रतियों को क्या कर सकते थे? तैयार कर सकते थे। तो बेसिकली आईसीटी का शुरुआत यहीं से माना जाता है। उसके बाद क्या होता है? 1837 में, किसमें? सन 1837 में अमेरिका में क्या होता है? टेलीग्राफ की खोज होती है। टेलीग्राफ का आविष्कार होता है, जिसकी खोज किसने की थी? मोर्स ने की थी। किसके द्वारा? मोर्स के द्वारा टेलीग्राफ का क्या होता है? आविष्कार होता है। टेलीग्राफ के आविष्कार हो जाने से क्या हो गया? अब हम सूचना को बहुत ही तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते थे? पहुंचा सकते थे। तो इससे क्या हुआ कि आईसीटी के क्षेत्र में क्या हुआ? थोड़ा सा हम और गति हमारी क्या हो गई? बढ़ गई। अब हम सूचना को क्या कर सकते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी से पहुंचा सकते थे। उसके बाद फिर ऐसे चलता है, और सन 1876 के में स्कॉटलैंड, कहां पर? स्कॉटलैंड में जेएल वेड, सॉरी 1876 में स्कॉटलैंड में ग्राहम बेल को आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ग्राहम बेल के द्वारा किसका आविष्कार किया जाता है? टेलीफोन का आविष्कार किया जाता है। टेलीफोन के आविष्कार होने से क्या हो गया कि अब हम द्विपक्षीय वार्ता कर सकते थे। यानी सेंडर, ये टीचर क्या है, अपनी बात को रख सकता था, और स्टूडेंट क्या अपनी समस्याओं को टीचर के सामने रख सकता था। तो जो टेलीफोन के आविष्कार हो जाने से क्या हुआ कि अब द्विपक्षीय वार्ता की जा सकती थी, यानी टू वे कम्युनिकेशन होने लगा। उसके बाद फिर क्या हो गया? 1895 में, 1895 में मार्कोनी के द्वारा, मार्कोनी कहां के थे? ये इटली के थे। तो इटली के मार्कोनी द्वारा किसका आविष्कार होता है? आप लोग जानते होंगे। तो मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया। रेडियो के आविष्कार हो जाने से क्या हुआ? रेडियो के आविष्कार हो जाने से क्या हुआ कि अब क्या करते थे? अब टीचर अपने कार्यक्रमों की, अपने विषयों की रिकॉर्डिंग करके रेडियो के माध्यम से क्या कर सकता था? एक दूसरे माध्यम तक भेज सकता था, या रेडियो के माध्यम से अब उसको कई लोग सुनने लगे। ठीक है, देश विदेशों में क्या हो सकते थे? वो अपनी बातों को प्रचारित कर सकता था। तो इस प्रकार से क्या हुआ? शिक्षक का एक दायरा बढ़ा। उसके बाद फिर 1925 आते आते जेएल बेयर्ड द्वारा किसका आविष्कार होता है? टेलीविजन का। जेएल वेड कहां थे? ये स्कॉटलैंड के थे। तो स्कॉटलैंड के जेएल वेड द्वारा किसका आविष्कार होता है? टेलीविजन का आविष्कार होता है। टेलीविजन का आविष्कार होने से रेडियो से हम केवल सुन सकते थे, केवल ऑडियो ही हमें प्राप्त होता था, बट टेलीविजन के माध्यम से अब क्या, कैसा कम्युनिकेशन होने लगा? हम टीचर को ऑडियो और सुन भी सकते थे और देख भी सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ? टेलीविजन का आविष्कार हुआ। ठीक है, अगर बात करें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किसके द्वारा नाम दिया गया, तो सर्वप्रथम आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा 1950 में
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन साइंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन साइंस शब्द का प्रयोग किया गया, कम्युनिकेशन साइंस शब्द का प्रयोग किया गया किस सन में? सन 1950 में अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद अगर हम और बात करें विकास की, तो 1950 में क्या हुआ? सोवियत संघ रूस, आप लोग जानते हैं यूएसएसआर, ठीक है। सोवियत संघ रूस के द्वारा क्या हुआ? सबसे पहला दूरसंचार उपग्रह छोड़ा जाता है सोवियत संघ द्वारा, सोवियत संघ द्वारा सर्वप्रथम दूरसंचार उपग्रह उस उपग्रह का नाम क्या था? आप लोगों को पता होगा, स्पुतनिक। क्या छोड़ा गया? स्पुतनिक। किसमें? सन 1950। अब ये दूरसंचार उपग्रह छोड़े जाने के माध्यम से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या होता था, अब और तेजी से क्या होने लगा? कम्युनिकेशन होने लगा, और तेजी से कम्युनिकेट हम लोग कर सकते थे, ठीक है। इस प्रकार आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का अगर हम बात करें अगर आविष्कार की, तो 1945 में क्या होता है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार होता है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार होता है। तो ये हमारे क्या है, आईसीटी के क्षेत्र में जो विभिन्न इतिहास क्रम है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। सन 1438 में क्या होता है? जर्मनी के गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार होता है, और आईसीटी की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। सन 1837 में अमेरिका में टेलीग्राफ का आविष्कार मोर्स के द्वारा किया जाता है, जिससे क्या होता है कि अब हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रभावी माध्यम से क्या कर सकते थे? भेज सकते थे। फिर 1876 में स्कॉटलैंड में ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार, 1895 में इटली में मार्कोनी द्वारा रेडियो का आविष्कार, 1925 में जेएल वेड जो स्कॉटलैंड के थे टेलीविजन का आविष्कार करते हैं। अमेरिका द्वारा 1950 में सर्वप्रथम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन साइंस शब्द का प्रयोग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर अगर हम सोवियत संघ की बात करें, तो 1950 में सोवियत संघ ने अपना सर्वप्रथम दूरसंचार उपग्रह सैटेलाइट स्पुतनिक छोड़ा, जिससे क्या हुआ? कम्युनिकेशन में और ज्यादा तेजी आई, और हम कम्युनिकेशन और तेजी से करने लगे। और 1945 में क्या होता है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार होता है। तो इस प्रकार अगर हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का शिक्षण में उपयोग देखें, तो इसके काल को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। बिफोर 1960 यानी 1960 से पहले का काल, हाँ तो दोस्तों 1960 से पहले का काल, और 1960 के बाद का काल। 1960 से पहले का काल, 1960 के बाद का काल। 1960 से पहले का जो काल है, हम उसको शिक्षण शास्त्र के नाम से जानते हैं। शिक्षण शास्त्र क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षण होता था वो शास्त्रों के माध्यम से होता था। बट 1960 के बाद का काल जो है उसको हम बोलते हैं शिक्षण तकनीकी। किस नाम से जानते हैं? शिक्षण तकनीकी। यहाँ पर हम शिक्षण में तकनीक का क्या करने लगे? प्रयोग करने लगे, ठीक है। तो 1960 से पहले का जो काल है उसको शिक्षण शास्त्र के नाम से, और 1960 के बाद का जो काल है उसको हम शिक्षण तकनीक के नाम से जानते हैं। अब आइए एक बात करते हैं लूम्स डेने के बारे में। लूम्स डेने ने 1964 में जो विभिन्न शिक्षण तकनीक थी, इनको 3 भागों में विभाजित किया, ठीक है। तो 1964
शिक्षण तकनीक को 3 भागों में विभाजित करते हैं। वो कौन कौन से भाग थे? तो प्रथम भाग जो आपका है, दिस इज योर हार्डवेयर। सेकंड भाग उन्होंने बताया सॉफ्टवेयर। और थर्ड भाग बताया प्रणाली उपागम। क्या बताया? प्रणाली उपागम। अब बात करते हैं कि ये है क्या, शिक्षण तकनीकी है क्या। तो लूम्स डैने ने सन 1964 में शिक्षण तकनीक को 3 भागों में विभाजित किया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली उपागम। बेसिकली जो बच्चों को पता होता है कि हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर मीन्स जिसको हम टच नहीं कर सकते। बट अगर हम शिक्षण तकनीक के संदर्भ में बात करें तो यह परिभाषा हमारी सही नहीं है। हार्डवेयर मीन्स होता है शिक्षण संबंधी समस्त भौतिक संसाधन, जो भी शिक्षण से संबंधित आपके भौतिक संसाधन होते हैं, शिक्षण संबंधी भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन मीन्स जैसे मान लीजिए आपको हम पढ़ाने के लिए पेन का यूज कर रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए मोबाइल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लास में होते हैं तो डस्टर का यूज करते हैं, मार्कर का यूज करते हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड का यूज करते हैं। तो ये सब आपके क्या है? हार्डवेयर है। तो शिक्षण संबंधी जो भौतिक संसाधन होते हैं वो हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। ब्लैक बोर्ड हो गया, आपका कोई चार्ट है, चार्ट हो गया, आपका कोई प्रोजेक्टर आप यूज कर रहे हैं तो प्रोजेक्टर हो गया। ये सब आपके क्या हो गए? शिक्षण संबंधी भौतिक संसाधन, और इसको हम हार्डवेयर की श्रेणी में लाते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो शिक्षण से संबंधित समस्त प्रकार की वैचारिक धाराएं जो हम आपको अपने विचार जो है दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है। तो शिक्षण से संबंधित सभी वैचारिक धारणाएं अथवा सिद्धांत, या मान लीजिए कोई सिद्धांत है आपको बताया जा रहा है तो वो किसके अंतर्गत आता है? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो सॉफ्टवेयर आपका क्या हो गया कि शिक्षण से संबंधित समस्त प्रकार की वैचारिक धाराएं अथवा सिद्धांत जिनकी शिक्षक द्वारा क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है, वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। प्रणाली उपागम की चर्चा हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चर्चा करेंगे, फिर कंप्यूटर की चर्चा करेंगे। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि बताइए चार्ट हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? सिंपल, यदि आपका चार्ट क्वेश्चन में आता है तो आप उसको क्या लिखेंगे? हार्डवेयर, ठीक है, क्योंकि चार्ट क्या है? सिंपल ब्लैंक शीट है, तो इसको क्या लिखेंगे आप? ये हार्डवेयर की श्रेणी में आएगा। बट अगर आपको चार्ट की नेमिंग दी जाती है, सपोज करिए आपको बोला गया फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट आपका किस कैटेगरी में आता है? सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपसे बोला जाए नोटबुक। नोटबुक जो है वो हार्डवेयर है, बट अगर उसमें टीचर अपने कोई नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा है तो वो जो नोटबुक हो जाएगी वो आपकी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है। तो अगर नोटबुक होगी सिंपल तो वो हार्डवेयर के अंतर्गत, यदि नोटबुक में टीचर अपने कोई नोट्स आपको प्रोवाइड की करा रहा है तो वो नोटबुक जो आएगी वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपकी आएगी। तो ये शिक्षण तकनीक से हमारे दो टर्मिनोलॉजीज हुए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मींस क्या कि शिक्षण से संबंधित जो भी भौतिक संसाधन आप उपयोग कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इंटरेक्टिव बोर्ड हो गया, तो ये सब आपके क्या है? शिक्षण संबंधी भौतिक संसाधन। बट सॉफ्टवेयर का मतलब जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो वैचारिक धाराएं या जो सिद्धांत आपको प्रदान करता है, वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। जैसे आपको कोई नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो नोट्स क्या है? हमारे आपके सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आएंगे। प्रणाली उपागम की चर्चा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब
बात करते हैं इसमें कि वर्तमान में अगर हम मॉडर्न में बात करें तो मॉडर्न में जो अगर हम आईसीटी का नाम लेते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का नाम लेते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? कंप्यूटर। तो वर्तमान में आईसीटी द्वारा शिक्षण का पर्याय कंप्यूटर बन चुका है। शिक्षण का पर्याय कौन बन चुका है? कंप्यूटर। आपके मन में तुरंत जो है आइडिया फ्लैश होता है कि हमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। तो वर्तमान युग में शिक्षण का आईसीटी में आपका जो शिक्षण का पर्याय बन चुका है वो कौन है? कंप्यूटर है। और कंप्यूटर हो भी क्यों ना, आज कंप्यूटर किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं पाते जहां पर कंप्यूटर का उपयोग ना हो। चाहे वो आपका वैज्ञानिक रिसर्च के क्षेत्र में हो, चाहे आपका मेडिकल के क्षेत्र में हो, अकाउंटिंग के क्षेत्र में हो, या आपका शिक्षण के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आज ऐसा नहीं है, कोई भी क्षेत्र वंचित नहीं है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग ना हो। तो वर्तमान में आईसीटी द्वारा शिक्षण का पर्याय क्या बन चुका है? कंप्यूटर। अब कंप्यूटर ही क्यों? हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर ही क्यों, वाई कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता की हम बात करेंगे वो विशेषता आपकी होगी स्पीड। अगर हम स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर क्या होता है? एक सेकंड में करोड़ों गणनाएं कर पाने में क्या होता है? कंप्यूटर आपका सक्षम है। एक सेकंड में आप कंप्यूटर के माध्यम से करोड़ों गणनाएं कर सकते हैं, लाखों गणनाएं, करोड़ों गणनाएं आप क्या कर सकते हैं? एक सेकंड के अंतर्गत कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या है आपका? इसकी स्पीड क्या है? बहुत ही फास्ट है, वेरी फास्ट वर्क करता है। देन अगर हम बात करते हैं दूसरी विशेषता की, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स होता है शुद्धता। मानव भी बड़ा स्पीड से काम करता है, बट अगर मानव कार्य करता है तो उससे संभावनाएं हैं कि एक कार्य को बार बार करते करते क्या हो जाती है? गलती की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब हम कोई कार्य को बार बार करते हैं, थक जाते हैं। कभी आप लोगों ने अपने जीवन में देखा भी होगा कि कभी कभी हम 2+3 को ऐड करते हैं तो 2+3=5 होता है, बट माइंड में अगर 2+3=6 एक बार फिट हो गया तो उस समय आप कितना भी कैलकुलेट करें, आप जब वहां पर पहुंचेंगे तो आपको तुरंत आएगा कि हाँ 6 करेक्ट है। क्योंकि आपकी वहां पर थकान के कारण क्या होता है? आपको बार बार काम करने से क्या होती है? गलतियों की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बट कंप्यूटर क्या है? ये वेरी एक्यूरेट है। इसमें क्या है? शुद्धता है। सदैव कितनी भी बार आप इससे कोई भी काम करवाएंगे, ये आपको सदैव सही परिणाम देता है। तो ये क्या हो गया आपका? एक्यूरेसी। देन नेक्स्ट बात करते हैं तो मेमोरी। मेमोरी क्यों? क्योंकि मेमोरी में क्या होता है कि आप जो सूचनाएं हैं उसको क्या करते हैं? आप कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं? भविष्य के लिए भी क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। और भविष्य में उसकी जरूरत पड़ने पर आप लोग मेमोरी से क्या कर सकते हैं? वो सूचना ले सकते हैं। हमने पीपीटी बनाई आपको पढ़ाने के लिए। पीपीटी को, अपनी पीपीटी को किस में स्टोर करेंगे? कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में वो कहां पर स्टोर होगा? मेमोरी में। अब फिर दूसरी बैच के स्टूडेंट आएंगे तो उनको पढ़ाने के लिए हम मेमोरी से वही पीपीटी फिर से क्या करेंगे? ओपन कर लेंगे। तो वो पीपीटी हमारी कहां सेव है? मेमोरी में। तो तीसरा सबसे बड़ा गुण क्या हुआ? मेमोरी। चौथे अगर हम गुण की बात करें तो वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुरूपी। आप लोग जानते हैं कि आज कंप्यूटर जो है कई प्रकार के कार्य करते हैं। उससे आप कोई डिजाइन बना लीजिए, उससे आप कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कर लीजिए, कोई भी आप शीट बना सकते हैं, आप पीपीटीज बना सकते हैं। मतलब एक कंप्यूटर से क्या है? बहुत सारे कार्य क्या किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं। तो कंप्यूटर आपका क्या है? वर्सेटाइल है। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो लॉजिक। कंप्यूटर आपका लॉजिकली वर्क करता है। जैसे हम आपसे कहें कि 2 और 3, तो आप बोलेंगे 2 is less than 3। तो क्या ये एक लॉजिक है? मानव के अलावा क्या कोई और
प्राणी इसको कर पाने में सक्षम है, इस लॉजिक को नहीं। बट कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आपका लॉजिकली वर्क करता है, इसके पास क्या होती है, तर्क शक्ति होती है। तो कंप्यूटर का समस्त कार्य जो होता है वो तर्क पर निर्भर करता है। और लेकिन कंप्यूटर की जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक आता है, जो इसकी लिमिटेशंस है, कि ये स्वयं से सोच नहीं सकता। कंप्यूटर स्वयं से सोच नहीं सकता। तो ये तार्किक रूप से किस प्रकार कार्य करता है, जो मानव द्वारा दिए गए निर्देश हैं उसी निर्देशों की पालना करके ये लॉजिकली क्या करता है, वर्क करता है। तो कंप्यूटर क्यों, क्योंकि ये लॉजिकली वर्क करता है। तो इसकी स्पीड के कारण, एक्यूरेसी के कारण, मेमोरी के कारण, वर्सेटाइल के कारण और लॉजिकली वर्क करने के कारण क्या होता है, हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर के डिफिनेशन की। तो कंप्यूटर के डिफिनेशन की को हम तीन चीजों में टाइप करेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, जिससे क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते। तो अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन से परफॉर्म करना है तो कंप्यूटर क्यों नहीं, कैलकुलेटर क्यों नहीं, कंप्यूटर ही क्यों। तो इसकी परिभाषा में आप और एक चीज जोड़ेंगे कि ये क्या ऑपरेशन करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन। ओके, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, विच डज मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड लॉजिक ऑपरेशंस। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। अब हम लिमिटेशंस ऑफ की बात करें तो लिमिटेशंस क्या है कि कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, कंप्यूटर सोच नहीं सकता, वो केवल मानव द्वारा दिए गए निर्देशों की क्या करता है, पालना करता है, उसके दिए गए निर्देशों के अकॉर्डिंग आपका क्या करता है, लॉजिकली वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर के बारे में। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में बात करते हैं तो एक डाटा को या आंकड़े को लाभदायक सूचना में क्या करता है, परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। आप कंप्यूटर से होने के कारण इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग या ईडीपी भी कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर बेसिकली और क्या वर्क करता है, ये हमारे डाटा को क्या करता है, बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिस वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग या ईडीपी भी कहा गया है। ईडीपी, ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ओके, तो ये हमारा हो गया कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के से संबंधित चर्चा करेंगे और इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हम क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए अभी मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ, मेरा शुरुआती यूट्यूब चैनल है, इसलिए वीडियो को बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, रिकॉर्डिंग करने में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, कभी कभी वॉइस ब्रेक होती है या अन्य संबंधित समस्याएं आती हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करें और जो भी सुझाव आप दे सकते हैं उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सुझावों पर कार्य करेंगे। और ये आपका अपना चैनल है, इसको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे इसको और आगे बढ़ाया जाए जिससे ये अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके, तो इसके संबंध में आप हमें सुझाव दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे के टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।